4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दिकुओं, बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खर्च देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदाय की जबदिगी जंगलों में बेरोकटोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। कुछ जानवर पालते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गढ़िये थे और कश्मीर के बकवाल बकरियां पालते थे। बेवर मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। वन कानून और उनके प्रभाव। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कच्छ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोनग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। व्यापार की समस्या। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। काम की तलाश। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। 1831-1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिरसा मुंडा का जन्म छोटानागपुर में एक मुंडा जनजाति समुदाय में हुआ था। बिरसा अपने वयस्क काल में कई विचारों के संपर्क से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बिरसा आंदोलन शुरू किया जिसका उद्देश्य आदिवासी समाज में सुधार करना था।
बिरसा मुंडा मिशनरियों और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध थे क्योंकि उन्होंने उन्हें बाहरी ताकतों के रूप में देखा जो मुंडा के जीवन के तरीके को बर्बाद कर रहे थे। बिरसा आंदोलन एक राजनीतिक उद्देश्य था क्योंकि यह मिशनरियों, साहूकारों, हिंदू जमींदारों और सरकार को बाहर निकालना चाहता था और बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना करना चाहता था। आंदोलन ने इन सभी ताकतों को मुंडाओं की दुर्दशा के कारण के रूप में पहचाना। अंग्रेजों की भूमि नीतियां उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू जमींदार और साहूकार उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे और मिशनरी उनकी पारंपरिक संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। इस आंदोलन के तहत बिरसा के अनुयायियों ने दीकू और यूरोपीय शक्ति के प्रतीकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस स्टेशनों और चर्चों पर हमला किया और साहूकारों और जमींदारों की संपत्ति पर छापा मारा। उन्होंने बिरसा राज के प्रतीक के रूप में सफेद झंडा फहराया। बिरसा मुंडा आंदोलन। इस आंदोलन को झारखंड में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता था। इस आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा को भगवान के अवतार और दुनिया धरती आबा के पिता के रूप में मान्यता दी गई थी। अन्य जनजातियों की तरह मुंडा जनजाति भी अपनी परंपराओं और विश्वासों को बनाए रखने के लिए कृषि और जंगलों पर निर्भर थी। ये जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में से एक थीं और इसके लोग भी उतने ही शांतिपूर्ण थे। मुंडा लोग जिन्होंने संघर्ष किया था वे भी उत्पीड़न और अंग्रेजी लूट से शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। विद्रोह का एक मुख्य कारण उनकी संस्कृति पर अन्य संस्कृति का प्रभाव था। कुछ मतभेद जो हर जाति और जनजाति में पाए जाते हैं मुंडा लोगों के बीच भी रहते थे।